फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, चैप्टर नेम है, नहीं फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, सॉरी, थर्मोडायनामिक्स, चैप्टर नेम इज थर्मोडायनामिक्स। अब सुनिए, इसमें एक्चुअल में इस चैप्टर का नाम है फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स एक्चुअल में, लेकिन बुक्स में लिखा हुआ है थर्मोडायनामिक्स। ठीक, इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है थर्मोडायनामिक सिस्टम। यहां से इसको समझना शुरू कीजिए, थर्मोडायनामिक सिस्टम। ये है बेटा एक सिलेंडर, इस पूरे चैप्टर में ये सिलेंडर आपको बार बार मिलेगा। सिलेंडर में ये लगा हुआ है एक पिस्टन, मूवेबल पिस्टन, ऊपर भी मूव कर सकता है, नीचे भी। इस सिलेंडर में भरी हुई है गैस। क्या इस गैस में प्रेशर होगा? यस, ओके, प्रेशर हो गया P। वॉल्यूम होगा, जगह घेरेगी, वॉल्यूम हो गया V। टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर होगा T। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जिसमें तीन चीजें हैं। क्या क्या? प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर। A system which consists of three variables, pressure, volume, temperature, is called, समझ में आई बात? कहीं कोई दिक्कत इसमें नहीं। दूसरी चीज, सेकंड हेडिंग आती है वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम। अब इसको समझो, वर्क डन बाय थर्मोडायनामिक सिस्टम। सुनिए बेटा, ये जो गैस भरी हुई है, अगर हम इसके ऊपर वेट रख दें, कुछ वेट हमने रख दिया, तो क्या होगा? गैस कंप्रेस होगी, हाँ या ना? गैस कंप्रेस होगी। जब वेट रखोगे तो गैस कंप्रेस होगी, कंप्रेस होगी तो प्रेशर, वॉल्यूम, ठीक, टेम्परेचर, गैस दबती है तो गर्म हो जाती है, ठीक। मतलब जब गैस कंप्रेस होगी तो उसका प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर चेंज हो जाएगा। इस समय वर्क डन ऑन थर्मोडायनामिक सिस्टम, ठीक। वर्क का फॉर्मूला क्या है? प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम, V फाइनल माइनस V इनिशियल। जब भी एक गैस के लिए वर्क का फॉर्मूला आएगा तो प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। याद रखना मैं जो बोल रहा हूं, मैंने ये नहीं बोला चेंज इन प्रेशर,
प्रेशर इंटू चेंज इन वॉल्यूम। ठीक है, अब मुझे जल्दी से बताओ वर्क प्लस का होगा या माइनस का इस समय? इस समय जब कंप्रेशन हुआ है तो वर्क प्लस का आएगा या माइनस का? भाई फाइनल वॉल्यूम क्या हुआ? तो ये छोटा हुआ, ये बड़ा हुआ, आंसर माइनस में आएगा। तो जब गैस कंप्रेस होगी या वर्क डन ऑन द गैस होगा तो वो कैसा आएगा? नेगेटिव। ये पॉइंट नोट करने वाले हैं कि इन कंप्रेशन ऑफ गैस वर्क डन ऑन द गैस, जब कंप्रेस करते हैं तो वी विल वर्क डन ऑन द गैस एंड वर्क विल बी नेगेटिव। क्लियर? कोई डाउट? अब अगर हम ये जो वेट है एक एक करके हटाएं, जब वेट हटाएंगे तो प्रेशर डिक्रीज होगा, वॉल्यूम इंक्रीज होगा, टेम्परेचर, जब गैस फैलती है और ठंडी हो जाती है टेम्परेचर डिक्रीज। ठीक, इसे क्या कहेंगे? एक्सपेंशन ऑफ गैस। इस समय वर्क कौन करेगा, हम या गैस? भाई इस पिस्टन को ऊपर कौन धकेलेगा? गैस। तो इस समय वर्क डन बाय द गैस। तो एक्सपेंशन के समय क्या होगा? वर्क डन बाय द गैस। वो कैसा होगा? प्लस का या माइनस का? फाइनल वॉल्यूम तब इंक्रीज हो रहा है तो ये ज्यादा होगा, ये कम होगा, ज्यादा में से कम को माइनस करोगे आंसर प्लस में आएगा। तो वर्क डन कब प्लस का होगा? इन एक्सपेंशन। वर्क डन बाय द गैस इज टेकन एज पॉजिटिव। यहां तक कोई दिक्कत? यहां एक पॉइंट जो नोट्स में नहीं है आपको नोट करना है। इंटीग्रेशन फॉर्म में बेटा वर्क का फॉर्मूला होता है W इक्वल इंटीग्रल P इंटू डी। जब धीरे धीरे गैस कंप्रेस हो रही होगी या गैस एक्सपेंड हो रही होगी तब वर्क का फॉर्मूला होगा इंटीग्रल P इंटू डी। इन शॉर्ट ये आपके डेरिवेशन में काम आएगा, सीधी बात जी। नोट्स में देखो शायद उल्टा लिखा हुआ है, नोट्स में देखो उल्टा लिखा है इन एक्सपेंशन वर्क डन बाय द गैस टेकन एज पॉजिटिव। सही लिखा है? सही लिखा, सही लिखा है, सही लिखा है। इन कंप्रेशन वर्क डन ऑन द गैस टेकन एज नेगेटिव। ठीक है, इसके बाद आता है इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। देखिए नाउ इंटरनल एनर्जी ऑफ अ गैस। बहुत सिंपल सी कहानी है, गैस के मॉलिक्यूल्स में काइनेटिक एनर्जी होती है या पोटेंशियल एनर्जी? काइनेटिक होती है। ये हम काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में प्रूव कर चुके हैं कि गैस के मॉलिक्यूल्स में एवरेज काइनेटिक एनर्जी कितनी होती थी? 3/2
आर टी। 1 मोल गैस की एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती थी 3/2 आर टी। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी जो है, वो किस पर डिपेंड है? टेम्परेचर। गैस के मॉलिक्यूल्स की जो काइनेटिक एनर्जी है, इसी को क्या कहती है? गैस की इंटरनल एनर्जी, क्योंकि गैस के मॉलिक्यूल्स में पोटेंशियल एनर्जी नहीं होती। तो गैस के मॉलिक्यूल्स की टोटल एनर्जी क्या होगी? गैस के 1 मोल गैस की टोटल एनर्जी क्या होगी? 3/2 आर टी। दैट इज कॉल्ड, ठीक है, रिप्रेजेंटेड बाय यू। 1 मोल के लिए ये होगा और 1 मॉलिक्यूल के लिए क्या होगा? आर की जगह क्या आ जाता है? बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ये 1 मॉलिक्यूल के लिए होगा। तो नोट्स में 1 मॉलिक्यूल के लिए लिखा है, 1 मोल के लिए नहीं लिखा। 1 मोल के लिए और लिख लो। हो गया? अब आगे चलते हैं। तो यहां से अब हमारा चैप्टर शुरू होगा। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। देखिए बेटा, ये गैस सिलेंडर में भरी हुई है, हमने इसे सप्लाई की हीट। हीट का सिंबल होता है Q, याद रखिएगा, हीट का सिंबल होता है Q। तो जब हम इस गैस को हीट सप्लाई करेंगे तो सबसे पहले हीट किसे मिलेगी? मॉलिक्यूल्स को। सबसे पहले हीट किसे मिलेगी? मॉलिक्यूल्स को। उनका टेम्परेचर राइज होगा। जब उनका टेम्परेचर राइज होगा तो उनकी इंटरनल एनर्जी राइज होगी। अभी अभी आपने पढ़ा, गैस की इंटरनल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? जब गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज करेगा तो इंटरनल एनर्जी भी राइज करेगी। तो जो आपने हीट दी है, वो सबसे पहला काम क्या करेगी? मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज करेगी, जिससे उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज होगी। ठीक, प्लस प्लस ये मॉलिक्यूल हिट करेंगे पिस्टन को। वेट तो कुछ रखा नहीं, नॉर्मल कंडीशन। हिट करेंगे पिस्टन को तो पिस्टन कहां भागेगा? ऊपर। मतलब गैस क्या करेगी? वर्क। एक्सपेंड होने के लिए गैस क्या करेगी? वर्क। तो जो भी हीट आपने दी है, वो दो काम कर रही है। क्या क्या? मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज करा के उनकी इंटरनल एनर्जी इंक्रीज करा रही है, प्लस वर्क डन टू एक्सपेंड। ठीक, इसका मतलब जो भी हीट हम देते हैं वो दो पार्ट में डिवाइड हो जाती है। उसका एक पार्ट क्या काम करता है? गैस के मॉलिक्यूल्स का टेम्परेचर राइज करा के इंटरनल एनर्जी इंक्रीज कराता है। दूसरा पार्ट क्या करता है? गैस को एक्सपेंड करता है। इसका मतलब Q इक्वल होना चाहिए डेल्टा U, इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी या चेंज इन इंटरनल एनर्जी, प्लस W। W क्या है? वर्क डन बाय द गैस। तो अमाउंट ऑफ हीट supplied to a thermodynamic system, amount of heat supplied to a thermodynamic system increases the
internal energy of the gas of the system and work done to expand the thermodynamic system. It is called first law of thermodynamics. आया समझ में या नहीं आया? सिंपल है कि जो भी हीट आप दोगे उसका एक पार्ट क्या करेगा, इंटरनल एनर्जी को इंक्रीज कराएगा और रिमेनिंग पार्ट क्या करेगा, गैस को एक्सपेंड करने में वर्क करेगा। तो इसी फॉर्मूले को आप ऐसे भी लिख सकते हो, ठीक ना। लिख सकते हो। अभी अभी बताया था वर्क इक्वल क्या होता, प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम। वर्क डन होता है प्रेशर इनटू चेंज इन वॉल्यूम, ठीक। ये डिफरेंशिएशन फॉर्म है जो नोट्स में नहीं दिया है, वो लिखेंगे। डिफरेंशिएशन फॉर्म में होता है डी क्यू इक्वल डी यू प्लस ई इंटू डी यू, है वही, बस आगे क्या लग गया, डी लगाओ। डी क्यू मतलब स्मॉल अमाउंट ऑफ हीट, डी यू स्मॉल चेंज इन इंटरनल एनर्जी, डीवी स्मॉल चेंज इन वॉल्यूम। जब गैस की तीनों चीजें बहुत छोटी हो, बहुत सी कम सी हीट दी गई हो, कम इंटरनल एनर्जी इंक्रीज हो और कम वॉल्यूम इंक्रीज हो, तब फॉर्मूला डिफरेंशिएशन फॉर्म में होता है डी क्यू इक्वल डी यू प्लस ई डी। ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? अब समझिए इसके आगे ही कहानी। पूरे फिजिक्स में जब स्मॉल अमाउंट ऑफ कोई भी चीज होगी फिजिकल, उसके आगे डी लग जाएगा डिफरेंशिएशन फॉर्म, या फिर सीधे विदाउट डी के चलेगा। इंटीग्रेशन फॉर्म का कोई मतलब नहीं, वो जब हम डेरिवेशन करेंगे तब आएगा। किसी छोटी चीज को इंक्रीज कराना और स्मॉल वर्क को टोटल वर्क में इंक्रीज कराना, जैसे देखना ये चाहिए हमें और है हमारे पास ही, तो हम क्या करेंगे, यही होता। चलो अब सुनो, सबसे पहला पॉइंट, इन cyclic process there is no change in internal energy of the gas। साइक्लिक प्रोसेस क्या होता है? साइक्लिक प्रोसेस घूम फिर के आप वापस उसी कंडीशन में आ जाओ, तो प्रोसेस कौन सा हुआ? जैसे इस गैस का प्रेशर P है, वॉल्यूम V है और टेम्परेचर T है, आपने खूब इसे दबा दिया, कंप्रेस किया, फिर इसको एक्सपेंड कराया, कुछ भी किया, एंड में वापस से ही आ गए। जो पहले प्रेशर था, वॉल्यूम था और टेम्परेचर था, वापस वहीं आ गए, तो प्रोसेस कौन सा हुआ? साइक्लिक। जैसे बर्फ से पानी बना, पानी से भाप, भाप से पानी बना, पानी से वापस बर्फ, तो कौन सा प्रोसेस है? साइक्लिक। तो साइक्लिक प्रोसेस में क्या टेम्परेचर में कोई चेंज आया? नहीं, जितना टेम्परेचर पहले था फाइनली उतना ही मिला। जब टेम्परेचर चेंज नहीं होगा तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज आएगा? नहीं, क्योंकि ये किस पे डिपेंड है, तो ये जीरो हो जाएगा। तो Q इक्वल किसके आएगा? ठीक। तो इन साइक्लिक प्रोसेस डेल्टा देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, इन साइक्लिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, सो देयर इज नो चेंज इन इंटरनल एनर्जी। डेल्टा यू जीरो रखो तो Q इक्वल W, ये 1 मार्क्स में पूछा जाता है। ठीक। तो इन साइक्लिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन टेम्परेचर, दैट इज
इंटरनल एनर्जी। दूसरा पॉइंट, इन आइसोकोरिक प्रोसेस देयर इज नो चेंज इन वॉल्यूम। आइसोकोरिक वो प्रोसेस होता है जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो। कैसे? यहां देखो सभी लोग, ध्यान से देखना बेटा सभी लोग, आइसोकोरिक जिसमें वॉल्यूम चेंज ना हो। जैसे ये गैस है, गर्म करोगे एक्सपेंड होगी, इसके ऊपर हाथ रख लो, पिस्टन के ऊपर हाथ रख लो, एक्सपेंड नहीं होने दो, तो क्या वॉल्यूम चेंज हो पाएगा? नहीं हो पाएगा। तो प्रोसेस कौन सा हुआ? आइसोकोरिक। वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं हुआ तो डेल्टा भी जीरो, नो चेंज इन वॉल्यूम। ये जीरो होगा तो क्यू इक्वल किसके आएगा? डेल्टा ई। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में क्यू इक्वल किसके? क्लियर? कहीं भी कोई डाउट? साइक्लिक में क्या जीरो? डेल्टा यू जीरो। और आइसोकोरिक में क्या जीरो? चेंज इन वॉल्यूम जीरो। अब आइए न्यूमेरिकल्स पे। फर्स्ट न्यूमेरिकल क्या है? 100 जूल ऑफ हीट इज सप्लाइड। भाई इसमें बेटा अब जो न्यूमेरिकल है इसमें आपको केवल ये देखना है वर्क गैस कर रही या हम कर रहे हैं। कब वर्क प्लस का लेंगे, कब माइनस। अभी मैं बता चुका हूं, जब गैस एक्सपेंड होगी तब वर्क प्लस का होगा, यही बताया था, वर्क डन बाय द गैस। चलो देखो, 100 जूल ऑफ हीट is supplied to a thermodynamic system. 100 joule of heat is supplied to a thermodynamic system. तो Q कितना हुआ? And system performs 75 joule of work. किसने किया वर्क? सिस्टम परफॉर्म 75 जूल ऑफ वर्क। तो एक्सपेंड है कि कंप्रेस है? एक्सपेंड। सिस्टम ने वर्क किया ना, तो वर्क कैसा होगा? प्लस का 75 जूल। फाइंड इंक्रीज इन इंटरनल एनर्जी। तो क्या करेंगे? क्यू की जगह डेल्टा यू, डब्ल्यू, तो आपका आंसर आ गया। कोई दिक्कत किसी को? नहीं। सेकेंड, 125 जूल ऑफ वर्क is done on a thermodynamic system. 125 joule work is done on a thermodynamic system. तो प्लस का या माइनस का? क्योंकि क्या हो रहा है? कंप्रेशन। 125 जूल वर्क इज डन ऑन अ थर्मोडायनामिक सिस्टम, दबाया गया उसे। आगे, एंड 200 जूल इज हीट इज सप्लाइड। हीट कितनी दी गई? 200 जूल। फाइंड चेंज इन इंटरनल एनर्जी। तो अब क्या होगा? Q इक्वल डेल्टा यू प्लस W की जगह माइनस का 125, यहां जाएगा प्लस का हो जाएगा, तो आंसर आएगा 325 जूल। थर्ड में खेल है बेटा यूनिट का। ऑन सप्लाइंग हीट 200 कैलोरी। अब थर्ड क्वेश्चन में हीट काय में गिवन है आपको? कैलोरी में। ठीक,
इंटरनल एनर्जी चेंज्ड बाय 70 जूल। डेल्टा यू कितना दिया है? 70 जूल। फाइंड वर्क डन। तो अब इसमें क्या गड़बड़ है? यूनिट या तो दोनों कैलोरी में हो या दोनों जूल में हो। तो कैलोरी और जूल में क्या रिलेशन होता है, कोई बताएगा? एक बहुत काम की चीज बता रहे हैं अब आप लोगों को, सभी लोग सुनना। बेटा कभी आपने देखा है वर्क करने पर हीट डेवलप हुई हो? कभी आपने देखा है वर्क करने पर हीट डेवलप हुई हो? किसी को थप्पड़ मारा है, वर्क किया है, हीट डेवलप हुई है? अपने हाथ आपस में रगड़ोगे, वर्क करोगे, हीट डेवलप होगी। जिम में एक्सरसाइज करते हैं, वर्कआउट करते हैं, हीट डेवलप होती है। एक हथौड़े से लोहे की चीज को मारो, जितना वर्क करोगे हीट डेवलप होगी। मतलब वर्क करने से हीट डेवलप होती है। कितना वर्क करने से कितनी हीट डेवलप होती? जैसे हम ट्रेडमिल पर रन करते हैं, हमें लिख के आता कितने कैलोरी हमने बर्न की है। ट्रेडमिल को पता होता है कि कितना आप वर्क कर रहे हैं जिससे कितनी कैलोरी बर्न हो रही। एक्चुअल में जब आप 4.2 जूल वर्क करते हो तो आप कितनी हीट डेवलप करते हो? तो ट्रेडमिल पे जब आप रनिंग कर रहे हो, आपके 1 कैलोरी, 2 कैलोरी, 3 कैलोरी लिख के आता जा रहा है। इसका मतलब हर बार आप कितना जूल वर्क करते जा रहे हो? 4.2 जूल। किसी को आपने थप्पड़ मारा, 10 कैलोरी उसके गाल पे एनर्जी रिलीज हो गई, गर्म हो गया 10 कैलोरी से। मतलब आपने कितने वर्क किया थप्पड़ मारने में? 42 जूल वर्क किया आपने, तब 10 कैलोरी उसके गाल पे आ गया। वो अलग। ये बात क्लियर है आपको? तो 200 कैलोरी हीट कब मिलेगी भाई? 4.2 जूल वर्क करने पर 1 कैलोरी हीट मिलती है। तो 200 कैलोरी कब मिलेगी? सिंपल कहानी, 1 कैलोरी बराबर होता है 4.2 जूल। तो इतने कैलोरी बराबर कितना होगा? मल्टीप्लाई बाय, तो कितना आ जाएगा? काय में आ गया ये? बात क्लियर? यहां रख के आंसर आ जाएगा, कहीं कोई दिक्कत नहीं। ये तो था वर्क डन का फॉर्मूला, सिंपल। कैसे? फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स। अब आता है वर्क डन विद द हेल्प ऑफ पीवी ग्राफ। पीवी का मतलब प्रेशर वॉल्यूम ग्राफ। इसको बहुत ध्यान से समझ, इसके अजीब से फॉर्मूले हैं जो आपको याद करने हैं। वर्क डन विद द हेल्प ऑफ पीवी ग्राफ। इसमें क्या होगा, आपको क्वेश्चन में हो नहीं पाएगा, बैटरी लो हो गई।